Hello students, welcome back to Python. In this session, we are starting a new chapter that is idea of algorithmic efficiency. In this chapter, we will see how much the proposed algorithm is efficient with respect to the system resources it is using, and also we will compare between different algorithms and we will find the most efficient one. So let's start. देखिए सबसे पहले एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम इज अ मेथड ऑफ प्रोसीजर फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क। तो किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो किसी भी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले एल्गोरिथम को फाइनलाइज किया जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कोडिंग की जाती है। तो द क्वालिटी ऑफ योर एल्गोरिथम और इट्स परफॉर्मेंस इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन इज इंटरनल फैक्टर एंड अदर वन इज एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं कि कितने कम टाइम में और कितनी कम स्पेस कंज्यूम करते हुए आपके एल्गोरिथम सक्सेसफुली रन कर जाती है। दीज आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द साइज ऑफ इनपुट और द स्पीड ऑफ कंप्यूटर और द स्पीड ऑफ योर प्रोसेसर, द क्वालिटी ऑफ योर कंपाइलर, द साइज ऑफ रैम, कैश मेमोरी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर यू आर यूजिंग। तो एल्गोरिथम की डिजाइनिंग आपके इंटरनल फैक्टर्स को मैनिपुलेट कर सकती है, बट द एक्सटर्नल फैक्टर्स विल रिमेन सेम। और जितनी बेटर आपका इंटरनल फैक्टर्स आप यहाँ पर रख पाएंगे, मींस जितना कम टाइम लगेगा, जितनी कम स्पेस कंज्यूम होगी, उतनी ज्यादा अच्छी आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी काउंट की जाती है। तो यहाँ पर एल्गोरिथम एफिशिएंसी इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे हम लोग इसे कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से भी कॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जिस प्रॉब्लम को आप कंसीडर करते हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है और उसके लिए जो आपने एल्गोरिथम लिखी है, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फैक्टर्स टू डिटरमाइन हाउ मच रिसोर्सेज मीन्स टाइम एंड स्पेस, जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, इज सफिशिएंट और आर रिक्वायर्ड टू रन दिस एल्गोरिथम एफिशिएंटली। तो कितने कम टाइम में और कितनी कम स्पेस में आपकी एल्गो रन कर जाती है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, मींस आपके एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस। इफेक्टिवनेस मींस दैट द एल्गोरिथम कैरीड आउट ऑल इट्स फंक्शन करेक्टली। तो कितना प्रॉपर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, कितनी सही आपने एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। एंड एफिशिएंसी अगेन works for the performance of your algorithm. So efficiency involves the correct algorithm with best possible performance. So depending on complexity of an algorithm determines the resources required to process the given data. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यहाँ पर ये डिफाइन करेगी कि कितने कम टाइम और कितने कम स्पेस में हम अपने एल्गोरिथम को प्रोसेस करेंगे और आउटपुट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस्टिमेट कैसे करना है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा था कि टू इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिस पर आपके एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है मींस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। वन इज स्पेस एंड अदर वन इज टाइम। बट आउट ऑफ दीज टू, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर इम्पोर्टेंट विच इज यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द बेस्ट वन। तो टाइम के बेस पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेमोरी के संग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट टाइम जो है वो आपकी जो एल्गो है वो प्रॉपर टाइम में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिले नहीं होना चाहिए। तो एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट विच इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज ऑफ योर डेटा। तो देखिए जैसे अगर आपका एक लूप है और लूप अगर आपके इनपुट वैल्यू एन पे अगर डिपेंड करता है, तो जैसे से आपका इनपुट साइज ग्रो होगा, बिल्कुल वैसे वहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शंस आपके लूप की जो होगी वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो लूप आपका उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार आपने जो आपका साइज होगा एन का, और वो जैसे से इंक्रीज होगा आपका नंबर ऑफ टाइम्स लूप जो होगा उसकी भी काउंटिंग जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनपुट साइज के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है उसे हम लोग कंपेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट एल्गोरिथम, और जो कम टाइम में एग्जीक्यूट कर पाता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी काउंट की जाती है। एंड द नेक्स्ट वन इज बिग ओ नोटेशन। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग अपने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए हम लोग बिग ओ नोटेशन यहाँ पर यूज करते हैं। सो द ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द ग्रोइंग साइज ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे हम लोग जैसे से इनपुट साइज ग्रो करेंगे बिल्कुल वैसे आपके एल्गोरिथम की जो ग्रोथ रेट है वो बताएगा उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो अभी एक एग्जांपल के संग देखते हैं।
उससे पहले देखते हैं कि अपर बाउंड क्या चीज है। देखिए अपर बाउंड यहाँ पर ये डिफाइन करता है कि मैक्सिमम टाइम आपकी एल्गो कितनी ले सकती है। हो सकता है उसके कम टाइम में ही काम हो जाए, बट जो भी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होगा वो आपको बिग ओ नोटेशन आपको बता देता है। तो अपर बाउंड से हमें उसकी जो भी मैक्सिमम जो स्टेप्स या मैक्सिमम टाइम जो वो ले सकता है पूरे एल्गो को एग्जीक्यूट करने में, वो आपको पता चल जाता है। तो अगर आपके एल्गो में अगर n स्क्वायर अगर टाइम अगर लग रहा है, इट मींस योर एल्गोरिथम विल टेक एट मोस्ट n स्क्वायर स्टेप्स फॉर गिवन इनपुट ऑफ n टू एग्जीक्यूट इट कंप्लीटली। सो लेट्स कंपेयर टू एल्गोरिथम एफिशिएंसी एंड फाइंड आउट द बेस्ट वन। तो देखिए यहाँ पर n की साइज जैसे से ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन है, एक n स्क्वायर और एक 2 की पावर n। तो फॉर द गिवन साइज ऑफ n 10, 20, 40, 100 एंड 400, अगर n स्क्वायर देखें तो उसकी वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है उसके कंपेरेटिवली जो 2n स्क्वायर 2 की पावर n की जो वैल्यू है वो बहुत प्रोमिनेंटली इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो n स्क्वायर की जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स हैं या जो टाइम है वो यहाँ पर कम लग रहा है और 2n में कंपेरेटिवली ज्यादा लग रहा है। तो देखिए from the above table we can see that the size of the n goes on increasing, the time complexity is increasing more prominently than the time complexity of algorithm n square। तो 2n की जो time complexity है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है कंपेरेटिवली n स्क्वायर के, और द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज बेटर, जो n स्क्वायर की जो है वो बेटर है देन द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम 2 की पावर n। द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट मींस जितना कम टाइम लगेगा उतना अच्छी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है फॉर अ गिवन इनपुट n। सो प्रोग्राम विद बिगर ओ वैल्यू रन स्लोअर देन द प्रोग्राम विद स्मॉलर ओ वैल्यू। तो जब हम बिग ओ नोटेशन में इसको स्पेसिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वहां पर जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो कंपेरेटिवली स्लो रन करता है और जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो कंपेरेटिवली फास्ट रन करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डोमिनेंट टर्म, जब हम लोग बिग ओ नोटेशन से अपने एल्गो की परफॉर्मेंस को डिनोट करते हैं तो वहां पे हम लोग उस टर्म को कंसीडर करते हैं जिसका इफेक्ट आपके एल्गोरिथम में सबसे ज्यादा होता है, आपके परफॉर्मेंस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा होता है। तो इन बिग ओ नोटेशन इंडिकेट एल्गोरिथमिक ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन इनपुट साइज n। While describing the growth rate, we simply consider the term which is going to affect the most on the algorithm performance. So this is called dominant term. तो अगर आपके एल्गोरिथम, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस आई है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, जो कि मैंने आपको शो भी किया है। अगर इसमें अगर आप n की वैल्यू पुट करें तो an स्क्वायर जो टर्म है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू bn एंड c। तो यहाँ पे an स्क्वायर को जो है वो डोमिनेंट टर्म कंसीडर किया जाएगा और an स्क्वायर को ही हम लोग बिग ओ नोटेशन में कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन ग्रोथ रेट्स हैं और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शो की गई है, जैसे O1 log n, n log n स्क्वायर, n क्यूब, 2 की पावर n। तो यहाँ पर अलग अलग एल्गोरिथम के बेस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मेजर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लूप, नेस्टेड लूप, कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लूप देखते हैं फॉर लूप के लिए। फॉर लूप में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका जो लूप है वो आपके इनपुट साइज n के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी बार आपका ये लूप एग्जीक्यूट होने वाला है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट वैल्यू n। और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है m इक्वल्स टू m प्लस 2, ये आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसका जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो आपका वो उसका फिक्स होगा, बट ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करेगा आपके इनपुट साइज n के ऊपर, ये डिपेंड करेगा। तो टाइम टेकन बाय टू एग्जीक्यूट दिस स्टेप m इक्वल्स टू m प्लस 2 विल बी कांस्टेंट, तो इसको मैंने डिनोट किया है c से। और ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा इसको मैंने डिनोट किया है n से। सो द टोटल टाइम टेकन बाय दिस स्टेटमेंट इनसाइड द लूप टू एग्जीक्यूट कंप्लीटली विल बी c मल्टीप्लाई बाई n। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम होगा वो आपका cn हो जाएगा, और क्योंकि c आपका कांस्टेंट है तो आपकी पूरी जो एल्गो होगी वो आपकी डिपेंड करेगी आपके इनपुट साइज n के ऊपर। तो यू विल राइट इट O n।
अब देखिए नेस्टेड लूप में देखते हैं। तो नेस्टेड लूप में यहाँ पर k इक्वल्स टू k प्लस 1 अगेन एक कांस्टेंट टाइम कंसीडर इसमें किया जाएगा, क्योंकि इसका जो टाइम होगा वो आपके इनपुट साइज n के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये एक कांस्टेंट टाइम कंज्यूम करने वाली इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेगी उसको मैंने डिनोट किया है एक फिक्स टाइम c से। और ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, तो क्योंकि दिस इंस्ट्रक्शन इज रिटन इनसाइड नेस्टेड लूप, सो द total number of times this instruction will be executed will be n multiplied by n. So n into n multiplied by this constant time c. So the total time taken by to execute this instruction will be c multiplied by n multiplied by n. So cn square जो है वो आपके टोटल आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी नेस्टेड लूप के केस में, जहां पर c जो है वो आपका क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इनपुट साइज n के ऊपर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं, तो आप इसे o n स्क्वायर आप इसको लिखेंगे। देखिए कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स के केस में जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक के बाद एक आपको अवेलेबल होंगे, आप उन सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, क्योंकि वो आपके इनपुट वैल्यू n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये अपना फिक्स टाइम ये अपना कंज्यूम करेगा, जिसको मैंने डिनोट किया है C0 से। उसके बाद आपका लूप है जिसमें m इक्वल्स टू m+2 अपना एक कांस्टेंट टाइम लेगा, जिसको मैंने C1 से एग्जीक्यूट किया है, बट दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, तो इसलिए इसका जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसकी nc1 हो जाएगी। उसके बाद आपको नेस्टेड लूप मिल रहा है, जिसमें नेस्टेड लूप में अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा तो n स्क्वायर जो है वो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी नेस्टेड लूप की, और उसके अंदर आपका जो स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू a+1 वो कांस्टेंट टाइम लेगा c2। तो इस नेस्टेड लूप की वजह से आपको n स्क्वायर c2 जो होगा वो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनेगी। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें तो यहाँ पर सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो भी हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी कैलकुलेट की है उन सबको हम ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर C0 प्लस C1n फॉर लूप और C2n स्क्वायर फॉर नेस्टेड लूप। अगर हम देखें तो इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे टोटल टाइम में हमारा जो डोमिनेंट टर्म है वो हमारी n स्क्वायर है, ये मींस C2n स्क्वायर है, इसलिए हम लोग C2n स्क्वायर को कंसीडर करेंगे, जहां पर C2 हमारा कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करेंगे। और क्योंकि इनपुट साइज n के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, तो n स्क्वायर विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द गिवन कोड। अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, जहां पर इफ के अंदर जो आपको कंडीशन दिख रही है वो अपना एक फिक्स टाइम कंज्यूम करेगी इस कंडीशन को चेक करने के लिए, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया है C0 से। और उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो भी क्योंकि फिक्स टाइम लेगा, वो आपके n की वैल्यू के ऊपर ये दोनों आपके स्टेटमेंट्स डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए इसको भी C1 से मैंने डिनोट कर दिया है। उसके बाद एल्स में आकर आपने लूप इसको एग्जीक्यूट किया है, तो लूप जो है वो आपका रिपीट होगा n टाइम्स, और उसके अंदर जो आपकी कंडीशन होगी वो आपका C2 फिक्स टाइम लेगी, और जो उसका स्टेटमेंट है वो C2 आपका फिक्स टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल टाइम C2 और जो रिटर्न फॉल्स है उसका मैंने C3 से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। तो अगर टोटल टाइम देखें इस लूप का, तो n जो होगा वो आपके C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई n टाइम जो है वो आपका टोटल टाइम इसमें लगेगा एल्स वाले पार्ट में। तो अगर मैं इसमें टोटल टाइम देखूं तो C0 जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इफ के अंदर जो कंडीशन है वो C0 ले रहा था, फिर प्लस C1 हो जाएगा, C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा, और क्योंकि जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम इग्नोर करेंगे, तो इसकी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी बिग O नोटेशन में ON आपकी काउंट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें मिलेगा लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि यूजुअली वहां होती है जहां पे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हर बार हाफ होते जाते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जहां पे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स हाफ हो रहे हैं, वहां पे आपके लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी निकल के आती है। सो लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट एन एल्गोरिथमिक परफॉर्मेंस टाइम हैज लॉगरिथमिक फैक्टर, दैट इज एन एल्गोरिथम इज log n if it takes constant time to cut the problem size by fraction। तो यूजुअली जहां आपकी जो प्रॉब्लम है वो जहां पर हाफ होती जाती है वहां पर आप लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी को देख सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से ग्राफिकल नोटेशन में किस तरह से शो कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं।
तो यहाँ देखिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे हमारा जो y एक्सिस है वो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन यानी कि जो टाइम टेकन है वो हमें y में कंसीडर हो रहा है, और जो इनपुट साइज है वो हमारा x एक्सिस में शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे से हमारा इनपुट साइज ग्रो होता जा रहा है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो जितना प्रोमिनेंटली इंक्रीज होंगे उतना वर्स्ट केस आपको यहाँ पर दिखेगा। जो हम लोगों ने एक अभी कंपैरिजन किया था स्टार्टिंग में, ये बिल्कुल वही केस है। तो किसी भी इनपुट साइज n पे जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी उतना वर्स्ट केस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और जैसे से आपका इनपुट साइज ग्रो करेगा, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कम लग रहे हैं आपके एल्गो को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो उतना ही बेस्ट केस में कंसीडर किया जाएगा। और इन दोनों केसेस के बीच में अगर एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं तो वहां पर एवरेज केस कंसीडर आपका हो जाता है। तो ये एक ग्राफिकल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्स्ट केस को, एवरेज केस को और बेस्ट केस को। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कुछ गिवन जो एल्गोज हैं उनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि बेस्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस में हमें दिख रही है। तो सबसे पहले लेते हैं टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर विच एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द इनपुट साइज n। तो यहाँ पर देखते हैं n जो है वो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो मैंने यूजर से इनपुट कराया है n, जिसमें जो कि आपके n के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अपने फिक्स टाइम में एग्जीक्यूट होगा, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को C0 से डिनोट कर दिया है। उसके बाद जो प्राइम फ्लैग इक्वल्स टू 0 है, ये भी अपना एक फिक्स टाइम कंज्यूम करेगा स्टेटमेंट, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ योर इनपुट, n के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये भी अपना एक फिक्स कांस्टेंट टाइम लेगा C1। उसके बाद जो लूप है वो आपका एग्जीक्यूट होगा n टाइम्स, और इसके अंदर जो इफ कंडीशन आप चेक कर रहे हैं वो अपना फिक्स टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में, बट ये जो कंडीशन है वो आपके n नंबर ऑफ टाइम्स चेक जरूर होगी, बट हर बार जब भी ये कंडीशन आपकी चेक होगी वो अपना फिक्स टाइम कंज्यूम करेगी, जिसको मैंने डिनोट कर दिया है C2 से। अब इसके अंदर प्राइम फ्लैग 1 और ब्रेक को मैंने दोनों को मिलाकर डिनोट कर दिया है C3 से। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, आप इसे एक साथ भी कर सकते हैं। एट लास्ट हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देना होता है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लूप होगा वो आपका C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई बाई n, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस लूप की वो निकल के आ जाएगी। इसके बाद फिर हमारा इफ कंडीशन आएगी प्राइम और नॉट प्राइम का मैसेज स्प्रेड करने के लिए, जहां पर इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो अपना फिक्स टाइम C4 लेगा, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है इज प्राइम नंबर वो C5 है, और नॉट प्राइम नंबर वाला C6। तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने भी वो स्टेटमेंट जो कि आपके इनपुट साइज n के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जैसे इस वाले प्रोग्राम में फॉर लूप को छोड़कर बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपके कॉन्स्टेंट हैं, सिर्फ फॉर लूप जो है वो आपके इनपुट साइज n के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे n का साइज इंक्रीज होगा वैसे ही नंबर ऑफ टाइम्स आपका फॉर लूप उतना ज्यादा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो यहाँ पर C0 प्लस C1 और ब्रैकेट में C2 प्लस C3, क्योंकि जो लूप है वो इन दोनों कांस्टेंट टाइम्स को n नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों कांस्टेंट टाइम टेकन स्टेटमेंट्स को n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट से C4, 5, 6 ये आपके कांस्टेंट थे। तो अगर मैं इनको फर्दर अगर मैं इनको किसी दूसरे कांस्टेंट से डिनोट करूं तो सिंपल वे में C0 प्लस C1n आपको फॉर्म मिलेगी, जिसमें से आप कांस्टेंट्स को रिमूव कर कर ON इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप निकाल कर दे सकते हैं, जिसमें जो n है वो आपकी डोमिनेंट टर्म है, इसलिए हम लोग सिर्फ अपने बिगर नोटेशन में डोमिनेंट टर्म्स को ही कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग से इसको ON से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कर देंगे। चलिए अब यही सेम प्रोग्राम देखते हैं, जहां पर हम लोग लूप को n टाइम्स ना चलाकर हम लोग लूप को सिर्फ अंडर रूट n टाइम्स के लिए ही रन करेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पर आपका लूप अगर आपकी n की वैल्यू अगर 10 है या अगर आपकी n की वैल्यू 25 है, तो ये लूप आपका सिर्फ 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, यानी कि प्रीवियस प्रोग्राम से वो 20 स्टेप्स कम एग्जीक्यूट होगा। और जैसे जैसे आपका n का साइज ग्रो होगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस इसी रेट से बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पे आप नंबर को एंटर करा रहे हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। आप n की वैल्यू कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी आप एंटर करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है वो अपना कांस्टेंट टाइम कंज्यूम करेगा। उसके बाद
प्राइम फ्लैग 0 ये भी अपना एक फिक्स टाइम लेगा, आई की वैल्यू 2 ये भी अपना एक फिक्स टाइम लेगी। बट जो लूप के अंदर की स्टेटमेंट है वो आपके अंडर रूट एन नंबर ऑफ टाइम्स वो एग्जीक्यूट होंगे, जो कि C4, C5, C6 एंड C7 है। तो मैं यहाँ पर इस लूप के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को लिखूंगा C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एन। उसके बाद इफ और एल्स में आप C8, C9, C10 से कांस्टेंट जो टाइम टेकन टर्म है उनको आप डिनोट कर देंगे, और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी C0 प्लस C1 प्लस C2 और उसके बाद C8, 9, 10 भी आपके कांस्टेंट्स हैं। इन सबको मैंने मिलाकर एक कांस्टेंट C2 से मैंने डिनोट कर दिया है, और मीन C1 से मैंने डिनोट कर दिया है, और जो आपके C4, 5, 6, 7 थे इसको मैंने C2 से डिनोट कर दिया है। तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे सिंप्लीफाई कर C1 प्लस C2 एन अंडर रूट एन के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो O अंडर रूट एन आप डोमिनेंट टर्म को कंसीडर करते हुए O अंडर रूट एम आप एन इसकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप शो कर सकते हैं। अगर हम देखें तो दोनों के कंपेयर करें तो यहाँ पर n अंडर रूट एन और n के बीच में अंडर रूट एन जो है वो क्योंकि कम टाइम लेगी, कम नंबर ऑफ टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर अंडर रूट एन जो है वो बेटर ऑप्शन है, वो बेटर कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर अंडर रूट एन की ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू एन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स आपके अंडर रूट एन में कम लगेंगे कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकिंग इन ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, और इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे बाइनरी सर्च से कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरू की जो दो स्टेटमेंट्स हैं उनको वो क्योंकि कांस्टेंट टाइम कंज्यूम करेंगे इसलिए मैंने इन्हें C0 से डिनोट किया है। व्हाइल के अंदर दो कंडीशन है, जिसमें से पहली कंडीशन C1 टाइम कांस्टेंट टाइम लेगी और दूसरी वाली कंडीशन C2 कांस्टेंट टाइम आपके कंज्यूम करेगी। बट ये दोनों कंडीशन आपकी n टाइम्स चेक होंगी, जो कि डिपेंड करता है आपके इनपुट वैल्यू n पर। उसके अंदर जो है वो आपका i इक्वल्स टू i+1 ये आपका फिर से कांस्टेंट टाइम कंसीडर करने वाला स्टेटमेंट है, एंड इट इज डिनोटेड एज C3। इफ एल्स स्टेटमेंट C4, C5 और C6 से मैंने डिनोट कर दिया है। अगर यहाँ पर पूरे लूप की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ON आपकी निकल के आएगी विद द सेम मेथड एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पर इसे कंपेयर करते हैं बाइनरी सर्च से। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी सर्च का ये सिंपल प्रोग्राम है, और यहाँ पर इसको जो आपका जो लूप होगा वो उसके लिए डायरेक्ट देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये जो लूप है वो आपका अंडर रूट log 2n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। हाउ कैन यू से कि ये जो लूप है ये आपका log 2n टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस केस में log 2n क्यों आएगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी देखिए हम लोगों ने जब log 2n की बात की थी तो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा था कि जिन प्रॉब्लम्स में आपका प्रोग्राम साइज या जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो अगर हाफ होते जाते हैं, जो कि जैसा कि बाइनरी सर्च में होता है, तो इस केस में log n कॉम्प्लेक्सिटी आपकी काउंट होती है। तो जरा देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। तो देखिए द व्हाइल लूप ऑफ द अबव गिवन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम एग्जीक्यूट्स हाउ मेनी टाइम्स। तो इसके लिए इन बाइनरी सर्च द सर्च सेगमेंट साइज बिगिन विद n साइज एंड रिड्यूसेस बाय हाफ इन एवरी इटरेशन। तो आपको पता है अगर आप लोग 10 एलिमेंट्स में अगर आप सर्चिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ 5 एलिमेंट्स सजाएंगे सर्च करने के लिए, उसके बाद 2 एलिमेंट्स, उसके बाद 1 एलिमेंट, और जब तक आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 नहीं होते आपका ये जो साइज होता है वो आपका रिड्यूस होता जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड स्टॉप्स व्हेन द सर्च सेगमेंट साइज रिड्यूस टू 1 एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k इक्वल्स टू 1। यहाँ पर k टाइम्स आपका अगर वो लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ पर n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k इक्वल्स टू 1, और 2k इक्वल्स टू n हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपने 2k में मैंने 2k इसलिए लिखा है क्योंकि हर बार आपका जो आपका एल्गो है आपका जो सेगमेंट है वो आपका हाफ होता जा रहा है, और k टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आपका k टाइम्स चलेगा, इसलिए 2 की पावर k मैंने लिखा है। एक्चुअली n मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर k है, और ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपका जो सेगमेंट है वो आपका 1 एलिमेंट तक रिड्यूस होकर नहीं आ जाता, इसलिए लिखा है यहाँ पर इक्वल्स टू 1।
अब 2 के इक्वल्स टू n लिख सकते हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम लोग log 2 n अगर हम log 2 ले लें दोनों साइड में, तो प्रॉपर्टी को यूज कर कर हम लोग यहाँ पर k को बाहर निकाल कर log 2 and 2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, और k की वैल्यू हमारी log 2 n आ जाएगी। तो इस केस में जहाँ पे आपका प्रोग्राम साइज हर इटरेशन में हाफ होता जाएगा, वहां पे आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n के इक्वल आती है। So this means the above loop repeats at max log n times. Comparing the above two cases, the searching data using linear and binary search, we found that binary search algorithm is better than linear search algorithm, क्योंकि यहाँ पर log 2n जो है वो बहुत कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आपके एलिमेंट को सर्च कर दे देगा एज कम्पेयर टू n एल्गोरिथम, यानी on जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा नहीं है। log 2n जो है वो कम स्टेप्स में आपको रिप्लाई कर देगा, आपको आंसर रिटर्न कर दे देगा, नंबर को सर्च कर दे देगा।